नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद यानी यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद हुआ है, इसका वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके परीक्षा में 100% आएगा। अगर जो बच्चा इस सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेता है वो बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद जो उसका पहला चैप्टर है उसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और देखिए मात्र 12 से 13 क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो यह चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और देखिए इसका पीडीएफ जिस बच्चे को चाहिए लास्ट तक बने रहेंगे बाबू, पीडीएफ हम आपको फ्री में दे देंगे, एक भी पैसा नहीं लगेगा पीडीएफ को। बस आप लोग पीडीएफ से भी याद कर सकते हैं, लेकिन पहले सारे क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है राष्ट्रवाद क्या है। देखिए बाबू, पहले यह चैप्टर पढ़ने से पहले आपको राष्ट्रवाद के बारे में जानना बहुत जरूरी होगा। तो आप लोग चैप्टर पढ़ लिए होंगे, इसका आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। तो राष्ट्रवाद क्या है, तो चलिए इसका उत्तर समझ लेते हैं। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। यानी राष्ट्रवाद क्या है, तो सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना को विकास करना है, अथवा दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यानी आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद, यहाँ से बाबू दूसरा अर्थ लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना उत्पन्न करती है, वाहक बनाती है, उसे ही बाबू राष्ट्रवाद कहते हैं। उम्मीद होगा कि राष्ट्रवाद समझ गए होंगे। चलिए एक बार अच्छे से समझा देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए याद रखिए बाबू, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना को विकास करना। और दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद है एक ऐसी भावना है जो कि किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहन यानी एकता की भावना उत्पन्न करती है, राष्ट्रवाद कहलाता है। यह बाबू मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, इसको याद कर लेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना की गई थी। यह बाबू ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की स्थापना हुई थी, तो उत्तर इसका याद रखेंगे वियना कांग्रेस 1815। वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 में 15 के द्वारा फ्रांस में बूढ़े राजतंत्र की स्थापना हुई थी। कौन सा, बुर्वो राजतंत्र बाबू। देखिए 1815 में बुर्वो राजतंत्र की स्थापना हुई थी। यहाँ पर बुर्वो होगा बाबू, बुर्वो होगा, याद रखेंगे। बुर्वो राजतंत्र की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। बूढ़े नहीं, बुर्वे राजतंत्र की स्थापना हुई थी, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लौह एवं रक्त की नीति क्या थी। देखिए ये अभी वीवीआई क्वेश्चन है, जितने भी बाबू करा रहे हैं सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे कि लौह एवं रक्त की नीति क्या थी, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लौह एवं रक्त की नीति एक प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। यानी लौह एवं रक्त की नीति का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। यानी लौह एवं रक्त की नीति ऐसी नीति थी, इसके अनुसार पूरे जर्मन यानी जितना भी जर्मनी है उसके पूरे जर्मन प्रदेश को एकीकरण करना था, यानी उसे आज़ाद करना था। यही लौह एवं रक्त की नीति थी और इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। इसको याद कर लेंगे। चलिए आप लोग को याद होगा कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार यानी इस सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश को एकीकरण करना था। और देखिए बाबू, अगर आपको इसी प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू। आपको पूरा 10 क्लास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे एग्जाम से पहले, और आपका जरूर 450 और 450 प्लस नंबर आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद करके एग्जाम देने जाते हैं तब। और वीडियो को लाइक करना मत भूलेंगे, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक कर दीजिएगा
और पीडीएफ बाबू आपको लास्ट में बता देंगे, पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए चौथा का आंसर दीजिए। फिर 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए जो 1830 की जुलाई क्रांति है इसका फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था, चलिए इसका उत्तर समझ लेते हैं। 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही या निरंकुश राजतंत्र की स्थापना देखिए फ्रांस में निरंकुश राजशाही के स्थान पर संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनः जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। देखिए 1830 की जुलाई क्रांति क्या थी, तो इसको समझ लेंगे कि 1830 जुलाई की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया था। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनः जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। यानी जो मध्यम वर्ग के लोग लड़ने वाले थे, इस क्रांति के बाद उनका जो राजनीतिक महत्व था बढ़ गया था। यही थी 1830 की क्रांति, जुलाई की क्रांति, क्योंकि वो निरंकुश राजशाही थी, उसके स्थान पर संवैधानिक गणतंत्र ला दिया गया। यही था 1830 की जुलाई क्रांति। चलिए पांचवा क्वेश्चन समझ लेते हैं और एक बार कमेंट करिए कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न, कर 1830 और 1848 की क्रांतियों की सामान्य विशेषताएं क्या थी। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि 1830 और जो 1848 की क्रांति है इनमें सामान्य विशेषता क्या है, यानी क्या क्या सामान्य है। इसका उत्तर देखिए। पहला कि सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन के समाप्ति चाहते थे। यानी जितने भी क्रांतिकारी हुई थी बाबू वो निरंकुश शासन और प्रतिक्रियावादी का वे अंत करना चाहते थे, समापन करना चाहते थे। दूसरा ये था कि वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। यानी वे अपनी आज़ादी चाहते थे, वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक में थे। तीसरा यह था कि वे वैधानिक शासन का मांग कर रहे थे। यानी जैसे भारत में संविधान है बाबू, वैसे ही एक नियम होना चाहिए, एक नीति होनी चाहिए कि पूरे शासन पूरे देश में लागू हो। यानी वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। तीसरा यह था कि चौथा यह था कि दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। यानी देखिए ये 1830 और 1848 की क्रांति थी, इस दोनों क्रांतियों का मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा इसकी मुख्य मुद्दा थी। यानी हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और हमारे नागरिकों की अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। यानी जो भी हमारे नागरिक की अधिकार है उसे कोई छीन न सके, उसका अधिकार और सुरक्षा उसका मुख्य मुद्दा था। यही दो क्रांति थी, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन समझते हैं। क्या करें बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। यह भी बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क के कार्यों के बारे में लिखना है हमें, और यह सब आता है क्वेश्चन और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए उत्तर समझते हैं। कह रहे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे थे। 1862 में वे प्रसा का चांसलर बने। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा का आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस में युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। देखिए जो बिस्मार्क है ना, इनके कार्यों के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। तो जो बिस्मार्क है बाबू, ये जर्मनी के एकीकरण किसने की थी, तो बिस्मार्क की में महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी जो जर्मनी आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, यानी जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। जो बिस्मार्क थे वह राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। वे फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया था। कौन से संसद में, फ्रैंकफर्ट संसद में बिस्मार्क ने भाग लिया था। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे थे। 1862 में वह प्रसा का चांसलर बने। कब बने थे, 1862 में। इसको याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की
आर्थिक और सैनिक शक्ति को सुदृढ़ किया यानी मजबूत किया। तत्पश्चात उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया यानी सेडोवा का युद्ध तथा फ्रांस जो सीडोन का युद्ध था उसको बाबू पराजित करके जर्मनी का एकीकरण कर दिया था। यह था बिस्मार्क के कार्यों का वर्णन था। आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7वां क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि आपको और कौन से चैप्टर पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, जो भी आपको डाउट है वो लिख देंगे कमेंट में, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे बाबू। चलिए 7 का आंसर कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेटरनिक कौन था। मोस्ट VBI क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था और यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। जो मेटरनिक है वह यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात है। चलिए इसका उत्तर समझते हैं कि मेटरनिक कौन था। तो याद रखियो, मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी, क्रांतिकारी के संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। मेटरनिक कौन है? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी, क्रांतिकारी के संदेशों को कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थन था। यानी जो मेटरनिक है बाबू वह पुनः जो पहले की व्यवस्था है उसी व्यवस्था को वह लाना चाहता था मेटरनिक। और उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। यानी जो मेटरनिक है उसने जो भी व्यवस्था यूरोप में स्थापित किया था, यानी जो पहले की व्यवस्था स्थापित किया था उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। यानी यूरोपीय इतिहास में मेटरनिक क्यों विख्यात है? क्योंकि बाबू उसने पुनः यानी जो पुरातन व्यवस्था थी उसको स्थापित कर दिया, इसीलिए वो यूरोपीय इतिहास में विख्यात हो गया। तो यह क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और इसको जरूर याद कर लेंगे। यह बाबू एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे याद करेंगे। कर मेटरनिक कौन था? तो याद रखिए मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वह घोर प्रतिक्रियावादी, क्रांतिकारी के संदेशों का कट्टर विरोधी था। यानी जो भी क्रांतिकारी करते थे उनका विरोध करता था और वह पुनः पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने की समर्थन में था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की थी उसे ही मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात रहा है। यह क्वेश्चन याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। मेटरनिक युग क्या है? देखिए मेटरनिक युग क्या है, चलिए उत्तर समझते हैं कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आपको तो मालूम है मेटरनिक क्या था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। देखिए बाबू, जब वियना कांग्रेस हुआ था, वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। जब वियना सम्मेलन हुआ था उसमें यूरोप में नेपोलियन युग, जो नेपोलियन युग चल रहा था उसका अंत हो गया। किस सम्मेलन के बाद? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन के बाद। और उसके बाद मेटरनिक युग की शुरुआत हो गई। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। यानी वे आज़ादी नहीं चाहता था और ना ही वो गणतंत्र लाना चाहता था। और वो 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई। यानी 1815 से 1848 तक जो मेटरनिक युग चल रहा था उसकी समाप्ति हो गई। मेटरनिक युग की किसकी क्रांति के बाद? तो 1848 की क्रांति के बाद मेटरनिक युग का अंत हो गया, समाप्त हो गया और पुनः आज़ाद हो गया। गणतंत्र ला दिया गया, यानी संविधान लागू कर दिया गया। चलिए 9 के आंसर दीजिए। करें जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना बाबू याद रखेंगे नेपोलियन ने किया था। किसने किया था? जर्मन राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। इसको याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और बाबू हम आपको बताए हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपको बाबू एग्जाम के लिए कुछ तो हेल्प मिलेगा इस चैनल से। बाबू अगर थोड़ा भी यह लाभदायक होगा और थोड़ा भी आपकी हेल्प करेगा एग्जाम में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बाबू, क्योंकि आपका प्यार ही हमारा विश्वास रहता है। चलिए 10 का क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? तो जो जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ था, चलिए इसको समझ लेते हैं। कर 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोयला और खनिज उद्योगों का विकास हुआ, रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 में प्रसा की पहल पर जेल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई थी।
इस प्रकार जर्मनी का राजनीति एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हो गया था। यानी कैसे हुआ था, तो याद रखियो 1815 से 1848 का जो मध्य जर्मनी का औद्योगिकरण की पुष्टि में भूमि तैयार हो गई थी। कोयला और खनिज उद्योगों का विकास हुआ, रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 में प्रसा में पहल जो जेलोराइन शुल्क की संघ की स्थापना की गई थी। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण से पहले ही आर्थिक एकीकरण हो गया था। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए 11 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। देखिए जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला थी कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। यानी बाबू जर्मनी को आज़ाद करना, जर्मनी का एकीकरण करना बहुत ही मुश्किल था। बाधाएं बहुत थी। पहला बाधा यह थी कि वे 300 छोटे बड़े राज्य थे, टूटे हुए थे। दूसरा था यह कि इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। तीसरा यह था कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। यानी वे लोग नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो, यानी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। चौथा यह था कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। यानी जो ऑस्ट्रिया है उस पर हस्तक्षेप किया था, यानी उससे दबाया हुआ था। पांचवा यह था कि मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति थी। यानी मेटरनिख था जो कि पहले राजतंत्र को लाना चाहता था, वे संविधान यानी गणतंत्र नहीं लाना चाहता था, वो राजतंत्र ही लाना चाहता था। मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति थी। यही था बाबू, इसको लिख लेंगे तो आपका पूरा 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए 12 का समझ लेते हैं। करें कि गैरिबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, अथवा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। बाबू ये 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो गैरिबाल्डी कौन था, चलिए इसको समझ लेते हैं। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरी किया। यानी जो इटली का एकीकरण चल रहा था, इसका जो दूसरा चरण था, द्वितीय चरण, वो गैरिबाल्डी के तलवार ने ही पूरा किया था। यानी दूसरा एकीकरण गैरिबाल्डी ने ही पूरा किया था। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। जो गैरिबाल्डी है वो युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने शस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाया। यानी जो गैरिबाल्डी है बाबू, उसने सेनाओं की, युवकों की एक टुकड़ी बनाई थी जिसे लाल कुर्ती कहा जाता है। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहाँ गणतंत्रता की स्थापना की। यानी गणतंत्र लाया वहाँ पर सिसिली में, और पोप के राज्यों पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। यानी जो काउंट काबूर थे उन्होंने अनुमति नहीं दिया था। यही था बाबू गैरिबाल्डी का कार्य, इसको याद कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 13 का आंसर दे देंगे। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था, तो याद रखिए चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो बाबू तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन बच्चे को पीडीएफ चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर दे रहे हैं, या बाबू मेरा नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए इसको याद कर लेंगे, यह नंबर है मेरा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।